नमस्कार दोस्तों। ईरान और अमेरिका वॉर का सीज फायर हो चुका है। ईरान और अमेरिका वॉर 28 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, जिसमें ईरान जो है वो अपने सुप्रीम लीडर और बड़े बड़े नेता और कितने ना जाने कितने जनता को खोया। जनता, नेता, सुप्रीम लीडर के खोने के साथ साथ अपने संपत्ति को भी खोया। आज हम लोग ईरान के संपत्ति के बारे में ही बात करेंगे कि ईरान को जब्त किया हुआ संपत्ति वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कौन सा देश में कितना संपत्ति है। तो इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ईरान की जब्त की गई संपत्तियों को वापस करना ईरान और पश्चिम के बीच संबंधों में सबसे विवादास्पद और जटिल मुद्दों में से एक रहा है। यह हाल ही में अमेरिका के साथ समझौता ज्ञापन का एक प्रमुख तत्व भी है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच युद्ध को समाप्त करना और ईरान लंबे समय से विदेशों में रखे गए धन तक पहुंच प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, जिसका अधिकांश हिस्सा प्रतिबंधों और बैंकिंग पाबंदियों के कारण उसकी पहुंच से बाहर है। अधिकांश संपत्तियां अमेरिका में नहीं है, लेकिन अमेरिका जो है वो इस पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है निकालने में, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि इस धनराशि का कुछ हिस्सा भी जारी करने से सालों के प्रतिबंधों, आर्थिक अलगाव, बढ़ती मुद्रास्फीति और गिरती मुद्रा को एक सहारा मिलेगा। अमेरिका और इजराइल के साथ हाल के संघर्ष में हुए नुकसान से ईरान की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से डगमगा गया है। ईरान की अर्थव्यवस्था जो है वो बीमार हो चुका है। हालांकि वे चेतावनी देते हुए कहते हैं कि कानूनी और वित्तीय राजनीतिक बाधाओं को देखते हुए किसी भी समझौते को असली ट्रांसफर में बदलना धीमा और जटिल होगा। तो आखिर ये फंड क्या है और ईरान कितनी आसानी से इन तक पहुंच सकता है, इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ईरान की जब्त की गई संपत्तियों के कुल मूल्य का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 27 अरब डॉलर से लेकर 100 अरब डॉलर तक हो सकता है। ये धनराशि किसी एक सुलभ खाते में नहीं रखी जाती है, इसके बजाय इसमें तेल से आने वाला पैसा, तेल, गैस और बिजली निर्यात से प्राप्त आय, विदेशी बैंकों में जमा विदेशी मुद्रा भंडार और कानूनी विवादों में फंसी संपत्तियां शामिल है, जिनमें से कुछ विवादों दशकों पूर्व है। जब ईरान विदेशों में तेल बेचता रहा तो भुगतान आमतौर पर खरीदार देश के खातों में जमा किया जाता है। हालांकि प्रतिबंधों के कारण ईरान अक्सर इन पैसों को वापस अपने देश में लाने में असमर्थ रहा है। संपत्ति जब्त करने की पहली बड़ी शुरुआत साल 1979 में तेहरान में अमेरिकी दूतावास बंधक संकट के बाद शुरू हुआ था। हालांकि बाद के एक समझौते के तहत कुछ संपत्तियां जारी कर दी गई थी, लेकिन 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले सैन्य अनुबंधों से संबंधित कुछ दावे और संपत्तियां अभी भी अनसुलझी हुई है। प्रतिबंधों की दूसरी बड़ी लहर साल 2011-12 में शुरू हुई, जिसमें परमाणु प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया गया और ईरान को वैश्विक बैंकिंग प्रणाली के कुछ हिस्सों से बाहर कर दिया गया। साल 2018 में अमेरिका द्वारा 2015 के परमाणु समझौते से हटने के बाद उन्हें और मजबूत किया गया। जैसे जैसे प्रतिबंधों का विस्तार हुआ, राजस्व की बढ़ती मात्रा विदेशों में फंसती चली गई, या तो औपचारिक रूप से रोक दी गई या उसके उपयोग पर जब्त सीमाएं लगा दिया गया। मिडिल ईस्ट काउंसिल ऑन ग्लोबल अफेयर्स के अर्थशास्त्री फ्रेडरिक स्माइडर कहते हैं कि जब्त करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जिनमें औपचारिक रूप से रोका गया धन, वह राजस्व जिसे वापस नहीं लाया जा सकता है, और चल रहे कानूनी विवादों में फंसा हुआ पैसा शामिल है। धनराशि कहाँ रखी जाती है? तो इन धनराशि को ईरान के प्रतिबंधित फंड्स का अधिकतर हिस्सा अमेरिका के बाहर रखा जाता है। इसका एक हिस्सा चीन में है, जो ईरान का सबसे बड़ा तेल ग्राहक है, और एक अनुमान के मुताबिक यह रकम 20 अरब डॉलर से 50 अरब डॉलर के बीच है। गैस और बिजली निर्यात के भुगतान से जुड़ी अन्य बड़ी रकम इराक में है, जिसका अनुमान 10 अरब डॉलर से 15 अरब डॉलर के बीच है। अमेरिकी कांग्रेस के आंकड़ों के अनुसार दक्षिण कोरिया के पास ईरान से प्राप्त तेल राजस्व में लगभग 6 अरब डॉलर थे, जिन्हें 2023 में कतर के खातों में ट्रांसफर कर दिया गया था।
हालांकि अमेरिका ने बाद में संकेत दिया कि ईरान निकट भविष्य में इन फंड्स का तक पहुंच नहीं पाएगा, जिससे वे दोहा में ही रहेंगे। बाकी फंड्स भारत, जापान, लग्जमबर्ग सहित अन्य देशों में रखे गए हैं। भारत में ईरान की 7 अरब डॉलर की संपत्ति है। इसके उलट अमेरिका अधिकतर क्षेत्र के अंतर्गत रखी गई राशि अपेक्षाकृत कम है। अमेरिकी कांग्रेस के मुताबिक लगभग 2 अरब डॉलर और इसका अधिकतर हिस्सा अदालती फैसलों और मुआवजे के दावों से जुड़ा है, जिससे इसका जारी होना विशेष रूप से संवेदनशील हो जाता है। अमेरिका की भूमिका इसमें क्या रहेगी? तो फंड्स अधिकतर अमेरिका के बाहर है स्थित है, फिर भी इन पर अमेरिका का प्रभाव काफी हद तक तथाकथित सेकेंडरी सैंक्शन से पैदा होता है। ये प्रतिबंध सिर्फ ईरान को ही निशाना नहीं बनाते, बल्कि उन विदेशी बैंकों, कंपनियों और सरकारों को भी निशाना बनाया जाता है जो ईरान के साथ कारोबार करना चाहते हैं या फिर करते हैं। ईरान के धन के लेन देन में मदद करने वाला कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान अमेरिकी वित्तीय प्रणाली तक अपनी पहुंच खोने या अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करने का जोखिम उठाता है। नतीजतन जिन देशों के पास ईरान का पैसा जमा है, वे अक्सर अमेरिका की स्पष्ट मंजूरी के बिना उस धन को जारी करने या किसी अन्य जगह ट्रांसफर करने में हिचकिचाते हैं। इस समझौते से ईरान को फायदा हो सकता है। समझौता ज्ञापन में ईरान को भी जा सकने वाली आर्थिक राहत के 2 मुख्य तरीकों का उल्लेख किया गया है। ऐसी छूट जिसके तहत ईरान को तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात की अनुमति मिले, साथ ही शिपिंग, बीमा और बैंकिंग जैसी संबंधित सेवाओं की भी अनुमति मिले। ईरान के फ्रीज या प्रतिबंधित फंड तक पहुंच, जिससे ईरान के केंद्रीय बैंक को यह तय करने का अधिकार मिले कि उस पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसमें कम से कम 300 अरब डॉलर की व्यापक पुनर्निर्माण योजना का भी जिक्र है, जिसके तहत क्षेत्रीय साझेदार देशों के सहयोग से ईरान की अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण और विकास किया जाएगा। इस योजना को लागू करने का तरीका अंतिम समझौते के ढांचे में तय किया जाएगा। अमेरिका ने जोर देकर कहा था कि वह ईरान को सीधे कोई पैसा नहीं देगा। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि वह 2015 के ईरान परमाणु समझौते से बिल्कुल अलग है, जो ओबामा सरकार प्रशासन के दौरान हुआ था। इसके बजाय अमेरिका बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, परिवहन और अन्य क्षेत्रों में निवेश पर ध्यान देगा। क्या यह धनराशि ईरान तक पहुंचेगी? तो इसका आंसर है कि हालांकि व्यवहार में इन फंड्स का तक पहुंच अब भी सीमित रह सकती है। यह बात ब्रिटेन स्थित थिंक टैंक बोर्ड एंड बाजार फाउंडेशन के संस्थापक का कहना है। उन्होंने बीबीसी से कहा कि ऐसी व्यवस्थाओं के सामने बेहद जटिल मुश्किलें हैं। इसका मतलब है कि ईरान किसी खास देश के भीतर तो इन पैसों का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रांसफर करना मुश्किल है। विशेषज्ञ कहते हैं कि बड़ी समस्या की ओर इशारा करता है। उनका कहना है कि यह स्पष्ट नहीं है कि कोई भी समझौता कितने समय तक टिकेगा। उनके मुताबिक अमेरिका के कुछ प्रतिबंध कांग्रेस द्वारा कानून के रूप में लागू किए गए हैं, इसलिए कोई भी राष्ट्रपति उन्हें अपने स्तर पर पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता और सिर्फ अस्थायी छूट ही दे सकता है। स्नाइडर का कहना है कि इसी वजह से यह संदेह बना हुआ है कि ईरान को मिलने वाली राहत कितने समय तक जारी रहेगी। 2015 के परमाणु समझौते के बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब ईरान को अपने कुछ फंड तक दोबारा पहुंच मिली थी। हालांकि कई बैंक तब भी सतर्क रहे और 2018 में अमेरिका समझौते से बाहर निकल गया तथा ईरान फिर से प्रतिबंध लगा दिए। पिछले सप्ताह ईरानी सरकारी मीडिया का दावा किया कि अमेरिका 12 अरब डॉलर की फ्रीज संपत्तियां जारी करने पर सहमत हो गया है, लेकिन अमेरिका ने इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बात को लेकर अब अनिश्चितता बना हुआ है। क्या अमेरिका ईरान की कुछ संपत्तियों का इस्तेमाल खाड़ी देशों को युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए करेगा? अमेरिका अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने जून की शुरुआत में एक्स पर कहा था कि ऐसे नुकसान की भरपाई ईरानी खातों से निकाले गए धन से की जाएगी। हालांकि ईरान ने इस सुझाव को खारिज कर दिया। उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि ईरान की संपत्तियां वाशिंगटन के लिए युद्ध की लूट नहीं है और न ही उसके सहयोगी देशों का खर्च उठाने के लिए कोई फंड है।
वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2024 में ईरान की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 475 अरब डॉलर था। ईरानी अधिकारियों का अनुमान है कि युद्ध के कारण देश को 300 अरब डॉलर तक का आर्थिक नुकसान हुआ है और इस साल अर्थव्यवस्था करीब 10% तक सिकुड़ सकती है। अगर फ्रीज किए गए फंड का कुछ हिस्सा भी जारी किया जाता है तो इससे ईरान को अल्पकालिक राहत मिल सकती है। ईरानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक सदस्य कहते हैं कि कई आयात ऑर्डर या तो रोक दिए गए हैं या उनमें लंबी देरी हो रही है। अब आयात लगभग केवल जरूरी सामान और खाद्य पदार्थों तक सीमित रह गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा तक पहुंच मिलने से ईरान की मुद्रा रियाल को स्थिर करने, जरूरी सामान समेत आयात के लिए धन उपलब्ध कराने और वित्तीय बाजारों पर दबाव कम करने में मदद मिलेगा। हालांकि उनका कहना है कि इससे अर्थव्यवस्था की गहरी संरचनात्मक समस्याएं दूर नहीं होंगी। तेहरान की इमाम सादिक यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर कमरान नेदरी का कहना है, किसी भी पुनर्निर्माण कार्यक्रम से पहले महंगाई पर काबू पाना और बढ़ती जीवन यापन लागत के संकट से निपटना प्राथमिकता होनी चाहिए। वह कहते हैं, बिना आर्थिक सुधार किए केवल पैसा झोंकने से उसका अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा। वहीं पेरिस 13 यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर मेहरदाद वहाबी का कहना है कि ईरान की चुनौती इससे कहीं बड़ी है। पिछले 2 दशकों में निवेश में आई भारी गिरावट और उद्योगों के पुराने पड़ जाने की समस्या को दूर करना जरूरी है। उनका कहना है कि आर्थिक सुरक्षा के बिना निवेश संभव नहीं है और वास्तविक निवेशकों के बिना ईरान की अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ेगी और आर्थिक विकास ठहर जाएगा। जर्मनी की लीपजियांग यूनिवर्सिटी में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के शोधकर्ता रजा तालेबी भी कहते हैं, उनका कहना है कि ईरान को क्षेत्रीय तनाव कम करना होगा ताकि निवेशकों को भरोसा हो सके और उनका पैसा राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी जोखिमों से सुरक्षित रहे। वह कहते हैं कि युद्ध और शांति के बीच की अनिश्चित स्थिति ही ईरान की अर्थव्यवस्था में निवेश आने की सबसे बड़ी बाधा है। इस लेख में कहते हैं कि जिसे मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया था बीबीसी के एक पत्रकार, और इस तरह से पूरे मतलब कि ईरान का जो पैसा है वो पूरे लगभग देशों में फैला हुआ है और ईरान का ही पैसा है, लेकिन पूरी की पूरी तरह से कंट्रोल जो है वो अमेरिका का है। अब अमेरिका क्या चाहता है, अब आने वाला समय बताएगा। फिलहाल ईरान और अमेरिका वॉर जो है वो समझौता की ओर बढ़ रहा है और ये पूरी दुनिया के लिए पॉजिटिव न्यूज है कि ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता हो जाए। इस पर आपका क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।